इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये सेकंड टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि जो ऑल द फैसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट, जो चीज़ें हमको डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं करके, ठीक है? तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं कि जैसे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए हम लोग को रोड्स चाहिए, रेलवेज़ चाहिए करके, है ना? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, है ना? इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए। ये सारा कुछ क्या आ जाएगा? इट इज़ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि ये डेफिनेशंस है क्या है? छोटा-सा टॉपिक है, ठीक है? अब हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन सुनो है क्या करके। The part of the capital stock of economy which is necessary from the viewpoint providing various kind of services is called infrastructure. In short क्या आ जाएगा? Infrastructure means those activities, facilities which are helpful in operation of development of other sectors. Example देखते हैं क्या है? Roads, railway, buses, है ना? तो canals, dams, ये इरिगेशन दे रही है। रोड रेलवे क्या प्रोवाइड कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन। कनाल्स डैम्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इरिगेशन, ठीक है? और ये आगे फिर आगे हॉस्पिटल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हेल्थ, ठीक है? ऐसे एजुकेशन। सो ऑल दीज आर कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? दैट कैपिटल स्टॉक विच ऑफर्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल, जो डायरेक्ट सब्सिडी लोगों को मिल रही है, रेलवे, रोड्स, एयरवेज, है ना? तो बैंकिंग सिस्टम, तो ये सारे हमको पता होना चाहिए कि दे आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेन चीज़ें इकोनॉमी में क्या क्या आती है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक पावर, इरिगेशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारा इसमें आ गया क्या कुछ आता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में। इसमें थोड़ा बताता हूँ आपको, चारों में थोड़ा बताता हूँ। अगर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में हम लोग कह दें कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हमारे आगे रोड्स, रेलवेज, वाटर, एयर, चारों आ गए। रोड रेलवे ऑन द लैंड आ गया, वाटर में वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया, और उसमें आ गया एयर ट्रांसपोर्ट आ गया। अब वाटर ट्रांसपोर्ट 10th में जो हमारा लाइफ लाइन चैप्टर है, जब वो पढ़ेंगे उसमें ये चारों चीज़ें डिटेल में आती है करके। वाटर ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक इनलैंड होता है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो विद इन द कंट्री होता है उसको हम इनलैंड बोलते हैं करके। अगर अगर अब्रॉड में बोले तो इंटरनेशनल आ गया, तो वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया। तो चार ट्रांसपोर्टेशन में चार चीज़ें आ गई हमारी, रेलवे, रोड, वाटर एंड एयर। फिर सेकंड हमारा आ गया, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट आ गया। सेकंड आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आ गया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे क्या आ जाएंगे? ये सिनेमा, फैक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कंप्यूटर्स, है ना? पोस्ट, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविज़न, है ना? तो ये सारे क्या आ गए? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए। टेलीफोन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आ गया थर्ड आ गया हमारा जो सेकंड आ गया इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर में इलेक्ट्रिसिटी तो कहाँ से मिलती है हम लोग को? 2-3 सोर्सेज़ हैं। पहले आ गया थर्मल पावर। थर्मल पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज जनरेटेड थ्रू द कोल, ठीक है? कोल एंड पेट्रोलियम, इट इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो पेपर में आपको ये आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज जनरेटेड थ्रू कोल इज कॉल्ड डैश थर्मल, हाइडर, न्यूक्लियर, नैनो ऑफ दीज, ऐसे आएगा। तो हम कहेंगे कि कोल वाली कौन सी आएगी? थर्मल। जो वाटर से प्रोड्यूस करते हैं वो क्या आएगी? हाइडल पावर। तो जो न्यूक्लियर से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर फ्यूजन करके करते हैं हम लोग, प्रोड्यूस करते हैं करके, है ना? यूरेनियम 235 हमने पढ़ा होगा 10th की साइंस में, तो उसको वो यूज़ करते हैं। तो जब वहाँ से न्यूक्लियर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी आगे न्यूक्लियर एनर्जी आ गई करके। तो एनर्जी 3 सोर्सेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं करके, ठीक है? अब आ गया हमारी थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर। तो ये हमारे पुराने सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यू तो आजकल फिर बहुत सारे हैं, ये सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, है ना? जियोथर्मल एनर्जी, तो ये सारे के आगे, तो ये हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे। इकोनॉमिक्स के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें सारे ये हमने फर्स्ट पेज पे ही हमारे हैं सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी सारे। अब लास्ट हम नेक्स्ट हमारा आ गया इरिगेशन।
इरिगेशन में क्या आता है, इरिगेशन में हमारा आ गया कि एक दो तरह की इरिगेशन होती है, एक नेचुरल इरिगेशन जो रेनफॉल आ गई, सेकंड इरिगेशन होती है हमारी जो आर्टिफिशियल तरीके से देते हैं, है ना, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स के थ्रू देते हैं, तो हमारी वो आर्टिफिशियल इरिगेशन आ गई। इरिगेशन की जरूरत क्यों हमें कि रेनफॉल अनसर्टन है, अनइक्वल है, टाइमली होते नहीं है, कुछ टाइम के लिए होती है रेनफॉल, 4 मंथ्स होती है, बाकी मंथ होती नहीं करके, तो पानी तो सारा साल चाहिए करके, इसलिए गवर्नमेंट ने फिर डैम्स वगैरह बनाए हुए करके। तो डैम्स है जैसे फॉर एग्जांपल कि भाखड़ा डैम है वो सतलुज रिवर में बनाया हुआ करके, पोंग डैम है वो ब्यास रिवर में बनाया हुआ है। तो पेपर में ये हमने लर्न करना है। पेपर में आ जाता है कि पोंग डैम कौन से रिवर में बना है, तो हमने कहना ब्यास। भाखड़ा का डैम किस पे बना है, सतलुज रिवर के ऊपर। तो अब आ गया हमारा, तो ये था हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा मैंने डिटेल बता दी। अब आ गए हमारे बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इसमें आ गया मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी मींस, इसका मतलब क्या आ गया, इट मींस बैंकिंग सिस्टम, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल दीज। सबका कंट्रोलर कौन है, आरबीआई। फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको हम कहते हैं बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हमने फुल फॉर्म लर्न करनी है आरबीआई की, वो काफी बार पेपर में आई हुई करके। अब दो न्यू वर्ड आ गए हमारे लिए आगे। अच्छा, ये मैं बताता हूँ, पहले इससे पहले मैं जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन थोड़ी सी मैं डिटेल बता रहा हूँ कि बैंकिंग में मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस कहाँ से जो लोग हैं वो लोन वगैरह लेते हैं करके। ये तो मनी लैंडर्स आ गए। मनी लैंडर्स तो वो है जो मतलब हमने पढ़ा भी हुआ करके। मनी लैंडर्स जो थर्ड चैप्टर हमारा है भी, मनी एंड क्रेडिट 10th में है, तो उसमें भी मनी लैंडर्स का पढ़ा हुआ है कि जो विलेजेस में जो लोन देते हैं वो मनी लैंडर्स आ गए, एंड दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमको पता होना चाहिए, पेपर में आएगा विद नेम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे कोई भी ऑप्शन आ जाएंगे, आईसीआई, ऐसे आ जाएंगे। तो हमने कहना है आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के ऊपर कभी ना ईयर पूछ लेते हैं वो लोग कि व्हेन आरबीआई इज एस्टैब्लिश्ड। आरबीआई इज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। अगेन रिपीटिंग, आरबीआई एस्टैब्लिश्ड इन 1935 बिफोर इंडिपेंडेंस। इसका मेन काम क्या है, टू इशू करेंसी नोट्स। तो पेपर में आता है विच बैंक इशू करेंसी नोट्स, तो हमने कहना है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इशू करेंसी नोट्स। फिर कमर्शियल बैंक्स हमारे जितने बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, है ना, और फिर ये बैंक ऑफ इंडिया आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, तो ये हमारे पंजाब एंड सिंध बैंक आ गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। तो कमर्शियल बैंक्स में आ गया बैंक्स इन 1969 में हमने लर्न करना है कि 1969 में अब हमारे पास 14 बैंक्स थे, फिर 1980 में 6 बैंक्स और ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 20 कमर्शियल बैंक्स हो गए, वो नेशनलाइज्ड हो गए। अब स्पेशल बैंकिंग इंस्टीट्यूट, कुछ स्पेशल बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन भी हैं हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसमें आया था कि आईडीबीआई। आईडीबीआई की फुल फॉर्म लर्न करनी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक और क्या है, आईआईएफसी, अच्छा, इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो दो बैंक है ये स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं विच प्रोवाइड। इसके अलावा जो विलेजेस में है, विलेजेस में भी काफ़ी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। विलेजेस में कौन सी वाली हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रूरल एग्रीकल्चर बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। और एक वर्ड है नबार्ड, NABARD। नबार्ड क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी हम लोग कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये है कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूट है कि जो लोन देते हैं विलेजेस में। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, ठीक है। अब ये इसमें हमारा आ जाता है कि जैसे यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बाद में एफसी बन गया, LIC आ गया वगैरह। पहले यूटीआई होता था, अब तो एक्सिस बैंक कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। और LIC है, LIC सुना है आप लोगों ने, तो ये आ गए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज होती है, स्टॉक एक्सचेंज में
ये है क्या, दीज आर दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच डील इन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर मार्केट्स, जो शेयर में डील करती है उसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट्स। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इनको शेयर मार्केट भी हम लोग कहते हैं, ये आपने सुना होगा। तो पेपर में आपको आएगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या डील करते हैं, तो हम शेयर से डील करते हैं, शेयर मार्केट्स। अब नेक्स्ट हमारा आ गया है ये कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स कौन हो गए, हम लोग कंज्यूमर्स हो गए। अगर एक्सप्लॉयटेशन मतलब लूटना, हम लोगों को क्या है कि ये दुकान वाले गलत तरीके से लूटते हैं, बाय बाय रॉन्ग वेज। कैसे, दूध में पानी मिला के, पेट्रोल कम डालते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, फूड अडल्ट्रेशंस कर देते हैं, चीज़ों में मिलावट कर देते हैं। तो इस तरह कैसे इससे कम तोलते हैं, तोलने कम देते, सामान कम तोलते हैं। तो जो इस तरह की जो होती है लूट होती है, लोगों को लूटते हैं, तो इट इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो सिंपल में हम लोग क्या कहेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब गवर्नमेंट ने क्या है कि कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन को सेव करने के लिए, कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट ना हो, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, उसका नाम है MRTP। तो हम लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए करके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म कर लो कि मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये क्या है, एक ये लॉ है, ये लॉ का नाम है, कानून है कि जो गलत काम करते हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए ये लॉ बना हुआ है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस द प्रोटेक्शन ऑफ द बायर्स ऑफ द कंज्यूमर्स। जो कोई सामान परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जो सामान गुड्स परचेज कर रहे हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, गलत तरीके से जो प्रोड्यूसर से लूटते हैं, दुकानदार जो जो कोई सामान बनाते हैं वो जो लोगों को लूटते हैं, पेट्रोल पंप वाले कम पेट्रोल डाल के लोगों को लूटते हैं। तो इस तरह की लूट से जो बचाना होता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा, अब पेपर में ये आता है कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए क्या काम किए हैं। एक ये लर्न करो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। गवर्नमेंट ने ये काम किया, एक MRTP बनाया है गवर्नमेंट ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। और गवर्नमेंट ने बनाया है ये CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो पेपर में ईयर आता है कि व्हेन इज CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, पास्ड। 1986 में पास हुआ था ये वाला, ईयर लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1987 से केम इनटू फोर्स, ये 87 से स्टार्ट हो गया था। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब क्या है कि 3 लेवल के ऊपर जो वो काम हो रहा है। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फॉर्म्स, कंज्यूमर्स मतलब हम लोग, डिस्प्यूट्स मैंने झगड़े, रिड्रेस मैंने सॉल्व करना, फॉर्म मैंने कोई ऑफिस। तो लोगों के झगड़े सॉल्व करने के लिए जो ऑफिस बने हुए हैं उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम। तो ये बने हुए करके, तो ये 3 लेवल पे बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और जो नेशनल लेवल, तीनों लेवल पे बने हुए हैं। और छोटे मोटे केस हैं तो हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, लुधियाना में कोई प्रॉब्लम है तो हम लुधियाना में कोर्ट में केस सॉल्व कर देते हैं। अगर वो थोड़ा बड़े लेवल का है तो उसको चंडीगढ़ में जाके हम करेंगे करके, और उससे बड़ा है तो फिर दिल्ली में जाएंगे, ठीक है, तो वो दिल्ली में जाके फिर हम लोग उसको करेंगे। 3 लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि जो कंज्यूमर फॉर्म्स बने हुए हैं करके वो कितने लेवल पे बने हुए हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, हम कहेंगे 3 लेवल के ऊपर। तो वो लेवल बोल देंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, विलेज। इसमें कौन से लेवल पे नहीं बना हुआ, तो हम विलेज लेवल पे नहीं बना हुआ, ये हमको पता होना चाहिए, ऐसे पेपर में आ जाएगा। ठीक, तो अब आ गया, ये हमने लर्न करना है कि कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए और उनको अवेयर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कंज्यूमर को एजुकेट करना शुरू कर दिया करके। अब कैसे एजुकेट किया करके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, उनको हमने एजुकेट करना है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू एजुकेट देम। इट इज़ विद इन दिस व्यू द कंज्यूमर वीक इज सेलिब्रेटेड थ्रू द कंट्री बिटवीन 15 मार्च एंड 21 एवरी ईयर। पेपर में ये आ जाना है कि हाँ जी, जो कंज्यूमर वीक है वो कब सेलिब्रेट होता है, वो आपको दे देंगे, वो 15 अगस्त टू 15 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक कर देंगे। ऐसे गलत मलत ऑप्शन दे देंगे, हमने सही ऑप्शन लर्न करना है। 15 मार्च के महीने में 15 से लेकर 21 मार्च तक, तो ये हमारा कंज्यूमर वीक सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर, इट इज सेलिब्रेटेड।
ठीक है। तो टुडे देयर आर अराउंड 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है। ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, दे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब हम लोग हो गए जो सामान परचेज कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे बने हुए करके। ठीक, अब आ गया कि ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी वाली, उनके नाम तो बता दो। तो ये आ गया कंज्यूमर, ये होगा, ये नाम है डायरेक्शन सोसाइटी मुंबई, ये एक्शन फॉर्म कोलकाता, ये आ गया टुडे आ गया। दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंट्रीब्यूटेड लॉट टू प्रोटेक्ट द सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दो तीन नहीं है पेपर में आपको लिख देंगे ये है क्या, व्हाट आर दीज, तो आप कहोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। अब आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब एक नया वर्ड है ना, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पीडीएस होता क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैं समझा लूँ। तो इसमें ये होता है कि एक्चुअली ना ये वाला पूरा चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स की बुक में है 9th, जब हमने सीबीएसई के 9th में, तो हमारा पूरा चैप्टर है। लेकिन क्या कि 1-2 सालों से चैप्टर डिलीट कर रहे हैं, वो कोरोना के कारण ना चैप्टर डिलीट कर रहे हैं। चैप्टर 4 है जो हमारा फूड सिक्योरिटी, तो उसको डिलीट कर रहे हैं। तो उसको ये सारे टॉपिक जब मैं पढ़ाने लगा हूँ, तो ये सीबीएसई की जो 9th की जो 4 चैप्टर है उसमें सारे टॉपिक हैं, लेकिन वो आपने पढ़े नहीं है, तो मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो पीडीएस क्या होता है, पहले फुल फॉर्म आ जाएगी। पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये पीडीएस की फुल फॉर्म आ गई। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कि जो पीडीएस है ये होता क्या है। इसमें ये होता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट द नेसेसरी थिंग्स लाइक व्हीट, राइस, शुगर, kerosene oil, cloth to the poor people of the country at low prices. So this system is called public distribution system. गरीबों को जो गवर्नमेंट है वो सस्ते रेटों पे ऊपर जो व्हीट, राइस, शुगर, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, क्लोथ वगैरह देती है सस्ते रेट के ऊपर, एक सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। और इसमें गवर्नमेंट क्या करती करके, गवर्नमेंट ये आ गया इसके व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पीडीएस सिस्टम। एक आ गया प्रोक्योरमेंट, फिर बफर स्टॉक और फेयर प्राइस शॉप्स। अब ये क्या होता है, प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम प्राइस, मतलब कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर देंगे हर चीज़ के लिए, व्हीट है, राइस है, कि फार्मर्स को अश्योर करने के लिए कि आप टेंशन मत लो, आपका जो सामान है वो मिनिमम इस प्राइस के ऊपर बिकना ही बिकना है। जैसे व्हीट है, व्हीट गवर्नमेंट कह देगी कि आप लोगों का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ के ऊपर तो बिकेगा बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। वो फार्मर्स खुश हो जाते हैं, तो उनको पता है कि हमें इतने पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे करके मार्केट के अकॉर्डिंग। If the market price falls below this prices, 20 रुपये से कम हो गया, तो गवर्नमेंट विल परचेज। गवर्नमेंट अगर 20 रुपये से कम व्हीट का प्राइस हो गया मार्केट में, तो गवर्नमेंट परचेज करेगी जो 20 उसके ऊपर, ठीक है, उस रेट के फिक्स प्राइस के ऊपर। सो इट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट में परचेज करना, मिनिमम प्राइस ऊपर परचेज गवर्नमेंट करती है। तो एग्जाम्पल दे दिए उन्होंने कि 1988 में गवर्नमेंट ने 140 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन परचेज किए थे फिक्स प्राइस के ऊपर, ये डाटा ये। अब बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और वो क्या करती है, और वो सारे सामान को, जैसे जो राशन वगैरह होता है उसको थोड़ा गोडाउन में रखती है। गोडाउन में क्यों रखती है, गोडाउन में इसलिए रखती है कि जब भी कोई फ्लड्स वगैरह आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, कोई भूचाल आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो खाने पीने की कमी हो जाए, तो वो खाने पीने की कमी हम लोग वहाँ से निकाल राशन को, फूड ग्रेन्स है, शुगर है, वहाँ से जो बफर स्टॉक है, जो हमारा स्टॉक है गोडाउन में, जो सामान हमने रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ करके, वो जो सेफ स्टोरेज हमारे रखी हुई, सेफ स्टोरेज जो गोडाउन के रख रही है, ठीक है। तो वो जो सेफ स्टोरेज रखी है कि वो जब भी कोई शॉर्टेज आएगी तो वो हम सप्लाई कर देंगे, गवर्नमेंट उसको दे देगी लोगों को सस्ते रेटों पर या फ्री में दे देगी। तो वो जो पूरा स्टॉक होता है, जो इमरजेंसी के लिए स्टॉक रखा होता है, दैट स्टॉक इज कॉल्ड बफर स्टॉक। अब फेयर प्राइस शॉप्स क्या होती हैं, जो राशन के डिपो होते हैं, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट हैज ओपनड अबाउट 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स। राशन के डिपो गवर्नमेंट खोल के रखे हुए रखे। अब क्या होता है, राशन कार्ड के थ्रू जो पुअर लोग होते हैं, पहले शुरू में जब बना था तो तब तो सबके राशन कार्ड होते थे, जैसे आधार कार्ड है आजकल सबके आधार कार्ड होते हैं, तो पहले क्या था, सबके राशन कार्ड होते थे। फिर बाद में जो राशन कार्ड का सिस्टम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, और इट इज मेंट ओनली फॉर द पुअर पीपल नाउ, अमीरों के लिए नहीं है राशन कार्ड्स। तो अब क्या है, अब सिर्फ ओनली पुअर पीपल दे हैव राशन कार्ड्स। उन लोगों को क्या है कि राशन कार्ड के थ्रू
फेयर प्राइस शॉप से, जो राशन डिपो गवर्नमेंट की शॉप्स हैं, जो फेयर प्राइस शॉप जो गवर्नमेंट की शॉप्स हैं, वहाँ से जो पुअर लोगों को जो राशन मिलता है सस्ते रेटों के ऊपर, ठीक है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्या कुछ लोगों को मिलता है, फूड ग्रेन्स, बिसाइड फूड ग्रेन्स, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स दे आल्सो डिस्ट्रीब्यूट शुगर, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, कुक क्लोथ, ये सारा सामान जो लोगों को वो देते ही देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 हो गए हैं और टोटल 6 हैं हमारे 10th के, और इकोनॉमिक्स के टोटल 10 चैप्टर हमने करने हैं, 10 चैप्टर्स। ये फर्स्ट था, इसके बाद सेकंड भी हमने कर लिया करके, तो 2 चैप्टर्स हो गए, 4 चैप्टर्स मैंने और करवाने हैं, ठीक। तो जो 6 हो जाएंगे, तो 6 चैप्टर 10th के हैं एनसीईआरटी में, और जो 9th के 4 चैप्टर्स हैं वो तो हमारे सेम ही है। जो पालमपुर वाला हो गया, हमारा पीपल एज ए रिसोर्स हो गया, जो 9th में हमने किया था, पीपल एज ए रिसोर्स हो गया, पालमपुर वाला चैप्टर हो गया, और जो पॉवर्टी वाला चैप्टर आ गया, है ना। तो वो चैप्टर जो हमारे चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स तो वो हमने करने हैं। तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं एनटीएससी के लिए हमने करने हैं, तो 2 हमारे हो गए। तो इसको आप अच्छे से करना, फर्स्ट चैप्टर का स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे से करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सारे चैप्टर ईजी है, ठीक है। ओके।